जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विद दीपक में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के जीके पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो आज हम लोग वो कवर करेंगे, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट है, ठीक है। कौन सा शिफ्ट है यहाँ पे? 16 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट 1 है, ठीक है। तो आज हम लोग इसे कवर करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और आप लोगों का कितना सही हुआ लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? पहला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे, भारतीय खान ब्यूरो जिसे आईबीबीएम के नाम से जाना जाता है की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पे 1948, ऑप्शन 2 है 1973, ऑप्शन 3 है 1985, ऑप्शन 4 है 1960। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 1948 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आईबीबीएम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी, ठीक है। तो लाइव में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं ये क्लास रिकॉर्डेड लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने शाम को ये क्लास चलाई थी लेकिन ये चल नहीं पा रही थी, ठीक है। लगभग 2 बजे के आसपास मैंने चलाया था, ठीक है। तो क्लास में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लाइव नहीं चल पा रहा था, तो आप लोग रिकॉर्डेड ही देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या है हम लोग का यहाँ पे? दूसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी के नीचे परत पे क्या स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पे मेटल, ऑप्शन 2 है क्रस्ट, ऑप्शन 3 है कोर, ऑप्शन 4 है लिथोस्फियर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे कोर कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जो नीचे परत होती है उसे कोर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है हम लोग का? तो यहाँ पे याद रखिएगा कोर कहते हैं उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में उत्तरी भारत में फैली निम्नलिखित में से कौन सी फसल आईने ए अकबरी में उत्तरी भारत की फसलों की सूची में उल्लेखित नहीं है? तो क्या उल्लेखित नहीं आप लोग को बताना है। जब 17वीं की शताब्दी की शुरुआत ही हुई थी तब, ठीक है, वर्षों में उत्तरी भारत में फैली निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फसल है जो आईने ए अकबरी में उत्तरी भारत की फसलों की सूची में उल्लेखित नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन ए है तंबाकू, ऑप्शन 2 है गेहूं, ऑप्शन 3 है अरहर और 4 है ज्वार, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। तंबाकू जो है वो आईने ई अकबरी उत्तरी भारत की फसलों में की सूची में उल्लेखित नहीं है। बाकी ये गेहूँ अरहर ज्वार की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जान मथाई, ऑप्शन 2 है जगजीवन राम, ऑप्शन 3 है वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 4 है राजकुमारी अमृत गौर, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री आप लोगों को बताना है कौन है, कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। वी आर अम्बेडकर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र, ठीक है, जिसे पापुआ न्यू गिनी और किसका वो हुआ था द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो बताना है कौन सा था। ऑप्शन ए है तुवालू, ऑप्शन 2 है नाउरू, ऑप्शन 3 है किरीबाती, ऑप्शन 4 है फिजी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र पापुआ न्यू गिनी और कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फिजी, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, फिजी। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा में विनियोग विधेयकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है, ठीक है। विधेयकों के लिए कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 216, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 204, 3 है अनुच्छेद 209, 4 है अनुच्छेद 213। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे
अनुच्छेद 204। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा में विनियोग विधेयकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 204 में उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? ठीक है, तो बताना है नियम का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यहाँ पे चार राष्ट्रपति का कार्य फ्रांस से लिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा? बताना है गलत ढंग से सुमेलित है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 राष्ट्रपति का कार्य, जो कि बिल्कुल ही गलत है और ये आंसर सही है। ठीक है, ये युग्म गलत है, फ्रांस से नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हम लोग का यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान। ठीक है, प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे केरल, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है मणिपुर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यक्षगान कहाँ से है? तो ये कर्नाटक से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो कर्नाटक बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जिसे PMRPY, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जिसे PMRPY वर्ष 2016 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन 2 है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन 3 है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन 4 है वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा? 2016 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी ये योजना, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे श्रम और रोजगार मंत्रालय बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, फोर्ट विलियम महाविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान में हुई थी। तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन 3 है बॉम्बे, ऑप्शन 4 है मद्रास। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 1। ठीक है, कलकत्ता बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई? कलकत्ता में हुई। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? तो ब्रिटिश शासन द्वारा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? ऑप्शन ए है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी TISCO। ठीक है, दूसरा है बजाज, तीसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और ऑप्शन 4 है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का? अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय घटकों और अणुओं को तोड़ने और पुनः चक्रण करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन 2 है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 3 है लाइसोसोम, ऑप्शन 4 है केंद्रक। ठीक है, तो ये सभी 2024 में आए हुए प्रश्न हैं, आप लोग जरूर इसे देखें। ठीक है, ये 16 अक्टूबर को आया था। ठीक है, 16 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पे, कौन सी कोशिकीय संरचना को कोशिकीय घटकों और अणुओं को तोड़ने और पुनः चक्रण करने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा, हाँ सही ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन 3 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिकाओं और अणुओं को, कोशिकीय घटकों और अणुओं को तोड़ने और पुनः चक्रण करने में जिम्मेदार होता है और यही काम ये करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, टेनिस में जो लव स्कोर क्या होता है? टेनिस में जो लव स्कोर होता है उसे क्या कहते हैं? जब गेम बराबरी पर होता है, ऑप्शन 2 है गेम में सबसे अधिक संभव स्कोर हो, ऑप्शन 3 है जब किसी खिलाड़ी के 0 अंक होते हैं, ऑप्शन 4 है जब कोई खिलाड़ी गेम में पहला अंक जीतता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे बताना है।
टेनिस में लव स्कोर क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब किसी खिलाड़ी के शून्य अंक होते हैं, देखिए देखिए खेल से भी एक प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो यहाँ पे पूछ लिया गया है कि टेनिस में लव स्कोर क्या है। तो लव स्कोर किसे कहते हैं? जब किसी खिलाड़ी के शून्य अंक होते हैं तो उसे लव स्कोर कहते हैं। याद रखिएगा, जब किसी खिलाड़ी के शून्य अंक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्स एक्स से ट्रिपल आई है, ठीक है, डबल आई है। राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था? ठीक है, बताना है आप लोगों का। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था? ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है ग्लासगो, ऑप्शन 2 है बर्मिंघम, ऑप्शन 4 है गोल्ड स्टोट, ऑप्शन 4 है दिल्ली। ठीक है, गोल्ड कोस्ट और दिल्ली। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे रोमन अंक में लिखा गया है, यानी 22वां है। ठीक है, तो 22वां राष्ट्रमंडल, ठीक है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था, आप लोगों को बताना था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल दूसरा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है, आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे? दूसरा बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस टेनिस दिग्गज की आत्मकथा गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ, ठीक है, गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड और माई सेल्फ, ये चारों आत्मकथाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्टीव ग्रॉफ, ऑप्शन 2 है अन्ना कोर्निगोवा, ठीक है, ऑप्शन 3 है मारिया सारापोवा, ठीक है, ऑप्शन 4 है मोनिका सेलेस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, मोनिका सेलेस की ये आत्मकथाएं हैं। कौन कौन सी? माई माइंड माई सेल्फ, ठीक है, और गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनः जीवित करने के लिए 2000 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है केलुचारा महापात्र, ऑप्शन 2 है टी बाला सरस्वती, ऑप्शन 3 है पंडित जसराज, ऑप्शन 4 है हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए 2000 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए केलुचारा महापात्र जी हैं। ठीक है, 2002 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा पहला उपमहाद्वीपीय साम्राज्य था? ठीक है, ऑप्शन 1 है सातवाहन साम्राज्य, ऑप्शन 2 है मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन 3 है कुषाण साम्राज्य, ऑप्शन 4 है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सातवाहन साम्राज्य कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे कौन सा पहला उपमहाद्वीपीय साम्राज्य था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 में क्या है? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो पहला उपमहाद्वीप साम्राज्य था। ठीक है, याद रखिएगा, पहला उपमहाद्वीप साम्राज्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, C2H6 रासायनिक सूत्र वाला अणु कौन सा है? ठीक है, C2H6 आप लोगों को बताना है C2H6 क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन 2 है प्रोपेन, ऑप्शन 3 है मीथेन, ऑप्शन 4 है एथेन। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है CN और H2N। ठीक है, अगर ये होगा तो ये एल्केन होगा, CnH2n। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा? CnH2n2 था, हाँ, CnH2n+2 था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? हम Cn यानी कार्बन की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है, कार्बन की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी N का मान हम लोग 1 रखेंगे यहाँ पे, तो C और C का मान 1 हो गया, तो 1 को रहने देंगे, और H का मान क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सॉरी, N का मान 2 रखेंगे। ठीक है, तो C2 हो जाएगा, और यहाँ पे H, N का मान 2 है, तो 2 दूनी 4 और +2 यानी C2H6। तो ये क्या है?
पहले नंबर पे मेथ आता है, दूसरे नंबर पे एथ। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे C2H6 क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, एथेन हो जाएगा। ठीक है, एथेन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि मेथ के बाद एथ आता है, तो कार्बन के 2 परमाणु जब होते हैं तो एथेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्वयं सहायता समूहों के, एक सेकेंड, स्वयं सहायता समूहों के जो SAPP है यानी सापप में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या हैं। ठीक है, SAPAP में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या हैं, तो ऑप्शन ए है सामूहिक सशक्तिकरण, पूंजी निर्माण और गरीबी उन्मूलन। ऑप्शन 2 है सार्वजनिक संसाधन आवंटन, क्षमता निर्माण और सूक्ष्म वित्त। ऑप्शन 4 है यहाँ पे ऑप्शन 3 है सामाजिक गतिशीलता, पूंजी निर्माण और क्षमता निर्माण। ऑप्शन 4 है सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक विकास और शिक्षा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा थे हुए 3 घटक कौन कौन से थे जो सशक्तिकरण मॉडल में उपयोग हुए थे, तो सामाजिक गतिशीलता, पूंजी निर्माण और क्षमता निर्माण। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता, पूंजी निर्माण और क्षमता निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे प्रसिद्ध किला एकुइना, ठीक है, जिसे पुराने किले की मस्जिद कहा जाता है जी। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, पुराने किले की मस्जिद यानी प्रसिद्ध किला एकुइना का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है यहाँ पे शेर शाह, ऑप्शन 2 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 है अकबर, ऑप्शन 4 है हुमायूं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का शेर शाह। ठीक है, शेर शाह ने क्या किया था, पुराने किले मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 है पंजाब, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 2023 में मुख्यमंत्री जी ने वृक्ष संपदा योजना शुरू की थी, तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था, वृक्ष संपदा योजना शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, नागालैंड में सूमी जनजाति द्वारा तुलनी त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में जो सूमी जनजाति होता है, सूमी जनजाति द्वारा जो तुलनी त्योहार मनाया जाता है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है जून, ऑप्शन 2 है मई, ऑप्शन 3 है अगस्त, ऑप्शन 4 है जुलाई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन 4 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी जुलाई। ठीक है, किस महीने में होता है, जुलाई महीने में तुलनी त्योहार होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को पंडित रविशंकर ने 4 बार जीता है। कितनी बार जीता है यहाँ पे, 4 बार। किसने, पंडित रविशंकर ने। ठीक है, ऑप्शन ए है ग्रैमी पुरस्कार, ऑप्शन 2 है CMA पुरस्कार, ऑप्शन 3 है ब्रीट पुरस्कार, ऑप्शन 4 है अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत पुरस्कार। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए ग्रैमी पुरस्कार बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। किस पुरस्कार को पंडित रविशंकर ने पाया था, 4 बार जीता था, तो ग्रैमी पुरस्कार को इन्होंने 4 बार जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइबोसोम के बारे में सही है। ठीक है, कथन को चारों, तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन राइबोसोम के बारे में सही है आप लोग को बताना है। तो चारों कथन आप लोग पढ़ लीजिए और इसमें से बताइए राइबोसोम के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती है, क्या ये कथन सही है, जल्दी से बताइए क्या ये कथन सही है। दूसरा प्रश्न है राइबोसोम में पाचक जल, ठीक है, राइबोसोम में पाचक जल अपघटनी एंजाइम मौजूद होते हैं, क्या ये सही है, ये बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन 3 है इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये बिल्कुल ही सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये ए और बी, ए और सी, ए बी सी, ये सब बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती है, बिल्कुल सही है।
और क्या है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से जनगणना 2011 से एक ही प्रश्न जरूर आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए कौन सा प्रश्न है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो कथन को अच्छे से पढ़िए। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, ठीक है, जिससे 7 वर्ष हो गया या उससे अधिक आयु का, यानी 8, 9, 10। ठीक है, 8, 9, 10। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख दोनों सकता है तो उसे साक्षर माना जा सकता है, ये बिल्कुल ही सही है। दूसरी बात क्या है हम लोग का, यहाँ पे दूसरा कथन देखिए, एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है, क्या वह साक्षर नहीं है, मतलब वह साक्षर नहीं है, तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे गलत सही लिखा है। ठीक है, यानी वो लिख तो सकता है, पढ़ तो सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, लेकिन साक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दोनों ए और बी दोनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी ये केवल बी सही है, केवल ए सही है। ठीक है, ये सब क्या है, गलत है, न तो ए और बी, ये भी गलत है, केवल ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा 2011 में क्या हुआ था कि केवल जो पढ़ सकते हैं उन्हें भी साक्षर माना गया था। ठीक है, लिख नहीं सकते तो वो बात अलग है, लेकिन पढ़ सकते हैं तो वो यानी वो साक्षर हैं। ठीक है, तो आप लोग 2011 की जनगणना जरूर एक टॉपिक कवर कर लें। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जल्द ही 2011 की जनगणना कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, एक टॉपिक लाकर। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में आपने कितना स्कोर किया, आपका कितना सही था, ये मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को क्लासेस की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब